ओके। सो सिविल प्रोसीजर कोड में आपने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी होगी अभी, कि ऑर्डर किसके अगेंस्ट इशू किया जा रहा है, केस कौन लेके आ रहा है, डिफेंडेंट कौन है, पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कोर्ट में। किसी भी कोर्ट में जब भी आप, अभी आप एक मूट कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पता है कि दो पार्टीज़ हैं, राइट। तो जो एप्लीकेंट होता है या जो पिटिशनर होता है, ठीक है, उसको रिलीफ चाहिए, ठीक है, और ये रिलीफ अगेंस्ट अ पार्टी चाहिए, है ना। ये पार्टी कौन हो सकती है? दिस पार्टी कैन बी गवर्नमेंट, कैन बी अ पब्लिक बॉडी, दिस पार्टी कैन बी प्राइवेट पार्टी ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, दिस पार्टी कैन, वेदर इट कैन बी अ गवर्नमेंट, वेदर इट कैन बी अ कंट्री. So if the petitioner or application is before an international court, then it can also be a country. It can also be a multinational company. But what happens when the parties are unknown as to who did what? Who did what? If the parties are unknown, then can we take a relief from the court against an unknown party? Right? वायलेशन हुआ है, वायलेशन हुआ है या वायलेशन हो सकता है, ठीक है। क्या रिलीफ वायलेशन होने के बाद मिलती है या रिलीफ हमें वायलेशन के एंटिसिपेशन पे भी मिल सकती है? आई बिलीव दैट दिस पर्सन कैन कॉज मी अ डैमेज, कैन आई सीक एन ऑर्डर by the court even before the damage is caused? These are the recent trends in law of tort jurisprudence in India. As you know, that the tort law in India is not a coded law. For example, Contract Act is a coded act. Indian Contract Act के अंदर सब कुछ दिया हुआ है. सिविल प्रोसीजर इज अ कोडेड लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सब दिया हुआ है. बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर कोई एक्ट नहीं है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट्स में कॉम्पेंसेशन को, कॉन्ट्रैक्ट को, अग्रीमेंट को, डैमेजेस को, टाइम बार्ड परफॉर्मेंस को, इन सब को इंक्लूड किया गया अलग अलग स्टैट्यूट्स में. सो इट्स नॉट ए कोडेड लॉ ऑल टुगेदर. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉर्ट in India also includes these two aspects. First, how to seek a relief when the party is unknown. Second, whether anticipation of damage can enable a person to seek a relief from the court. This is where the John Doe order comes into picture. कोई डाउट है अभी तक with respect to what issues we are going to discuss? कोई डाउट है किसी को? ठीक है. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू लुक इनटू दिस पैसेज? क्या हम देखने वाले हैं? दो चीजें. पहली, एनीबडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक. अभी नहीं बोल पा रहे हो तो उस दिन क्या ही बोलोगे 12 तारीख को? What are the two things that we are going to look? First thing is, can we seek a relief against an unknown party? Second, can we seek an order from the court, right, if the damage is anticipated, right, order of relief या जो भी. This is what we are going to look. ठीक है. So John Doe order is an order which is applicable to all. A John Doe order is an order passed by a court which is available against the world at large. तो कोई ऑर्डर का नाम है क्या जॉन डोई? नहीं, एक तरह का कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ ऑर्डर है. ठीक है. अ जॉन डोई ऑर्डर. अ जॉन डोई ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लीगल ऑर्डर दैट अलाउज अ पर्सन or entity, which means an individual and a company, to take legal actions against an unknown party or parties. This type of order is often used when the identity of the person or entity being sued is not known. What is not known, dear?
Please focus here. The identity is not known at the time when the legal action is being taken. John Doe orders are commonly used in cases involving anonymous internet users. First point of application. Anonymous internet users, or when a company is seeking to identify individuals who have engaged in illegal activity using its services. So कंपनी की सर्विसेज यूज़ करके इलीगल एक्टिविटी की गई वहाँ पे, या एनोनिमस इंटरनेट यूजर्स. ठीक है. सो जॉन डोई ऑर्डर्स असिस्ट इन दीज टू मैटर्स. इन इंडिया दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अशोक कुमार ऑर्डर्स और एंटन पिलर ऑर्डर. ठीक. इनका यूज़ कहाँ पे होता है डियर? देखो, तो इनका यूज़ वहाँ पे होता है. फॉर एग्जाम्पल आईसीसी वर्ल्ड कप. आईसीसी वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट करने के, आईसीसी वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट करने के का एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसको दिया गया है? लेट्स से डिज्नी को दिया गया. ठीक. और आईसीसी मैच को लेट्स से जी सिने प्राइम ने लेट्स से अपने चैनल पे दिखा दिया. एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसके पास था? डिज्नी प्लस के पास. बट उसने जी सिनेमा ने ये कहा कि हम तो सिर्फ हाइलाइट्स दिखा रहे हैं, हम पूरा मैच थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ हाइलाइट्स दिखा रहे हैं. और हाइलाइट्स दिखा के जी सिनेमा में, क्योंकि हाइलाइट्स 5-5 मिनट की होती थी और एक्सक्लूसिव लाइसेंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास पूरा मैच ब्रॉडकास्ट करने का था, तो जी सिनेमा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया. ठीक. अब यहाँ पे पार्टीज़ क्या हैं? नोन है. किसने वायलेशन किया, क्या किया. तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जी सिनेमा के अगेंस्ट जा सकता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, जब वो कोई एक वेबसाइट होती है, राइट, जब कोई एक वेबसाइट होती है तो वो यूट्यूब की वीडियोस को एम्बेड करके वेबसाइट बना लेते हैं और पता नहीं चलता है कि वो यूट्यूब का ओनर कौन है. वी नो द नेम ऑफ द चैनल, वी नो दैट वेबसाइट ऑल्सो, URL भी उसका पता है, बट आपको इंटरनेट के बारे में इतना नहीं पता होगा. सो मेरे जब मैं याहू में काम कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे सिखाया गया था वेबसाइट के ओनर का नाम पता करना. बहुत सिंपल होता है. एक वेबसाइट है व्हाट्स माई DNS एंड सेकेंड इज़ हु इज़ लुकअप. तो ये दो वेबसाइट्स में जाके आपको URL पेस्ट करिए और URL का ओनर का नाम, एड्रेस और सब कुछ आपको मिल जाएगा. बट वेबसाइट बनाने वाले ने एक एडिशनल सिक्योरिटी लगाते हैं. जैसे अगर मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ तो उसमें एक एडिशनल सिक्योरिटी लगेगी और एडिशनल सिक्योरिटी की कॉस्ट देनी पड़ती है. इसमें मास्किंग कहते हैं. मास्किंग मतलब होता है कि आपका जो आइडेंटिटी है ना, वो कभी कोई पता ही नहीं कर पाएगा, राइट. सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन प्रोटेक्टिंग द नेम ऑफ द ओनर. तो किसी वेबसाइट पे लाइव होस्ट कर दिया, किसी रैंडम वेबसाइट पे मैच लाइव होस्ट कर दिया, तो उससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के व्यूअर्स जो हैं, मतलब डिज्नी का राइट अफेक्ट होगा. अब वो वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता चल रहा, ओनर का नाम नहीं पता चल रहा, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करोगे. अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस केस में, अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो वो वाईफाई कंपनी हो सकती है. अब आप ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर इशू कर दो कि भाई इस तरह का URL मत होस्ट करो, तो वो सबको ब्लॉक, इस तरह के URL को ब्लॉक कर देंगे, राइट. क्यों? क्योंकि आपको असली ओनर नहीं पता है. तो ऐसे ऑर्डर्स को जॉन डो ऑर्डर्स कहा जाता है. समझ में आ गया कैसे ऑर्डर्स को जॉन डो ऑर्डर्स कहा जाता है? इसका एप्लीकेशन कब होगा? क्लियर हो गया? जहां पे पार्टीज क्या होंगी? अननोन होंगी. जहां पे पार्टीज अननोन होंगी एक दूसरे से, नो, वन हु इज वायलेटिंग इट इज नॉट नोन, राइट. और यूजुअली इंटरनेट सर्विस वाली चीज़ों पे इसका यूज़ किया गया है अभी तक, लेकिन ये जो स्कोप है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, राइट, यू विल फाइंड कि अच्छा जॉन डो ऑर्डर्स. अब आप देखिए, कोर्ट एक ऐसी जगह पे एक एक्स्ट्रा लार्ज डिक्री इशू कर दे रही है जो किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है.
तो एक व्यक्ति जो मेरी एक वेबसाइट है, लेट्स से उसका नाम if let's say I have a website Hottie America. I wish I had a website, but if this is the website and there is this kind of content which is violating someone's right, and the court issues a John Doe orders against all the sites with the letter America, and what I was selling in this hot dogs. In these websites I was selling the recipe of hot dogs, और आई हैड अ चैनल जिसमें मैं हॉट डॉग के बारे में बता रहा था. अब जॉन डोई ऑर्डर इशू हो गया अगेंस्ट ऑल दोज यूआरएल्स जिसके नाम के आगे अमेरिका लगा हुआ है, उन सबको ब्लॉक कर दो. तो मेरी वेबसाइट भी सफ़र कर जाएगी जॉन डोई ऑर्डर से कि नहीं? कर जाएगी कि नहीं? कर सकती है ना. सो जॉन डोई ऑर्डर्स, बिकॉज दे आर वेरी ब्रॉड इन देयर एप्लीकेशन, देन there are two things that has to be ensured. First, the petitioner who is coming to the court for issuing or for seeking a relief against unknown parties will have to establish a lot of things. His case needs to be very strong, that allows the court, because the court sees the kind of implicit danger, the scope of the danger, the petitioner has to convince the court. Not just convince it, but give enough evidences that the court is satisfied. Otherwise, the court will not issue such an order. So you will find that this relief court cannot issue on a regular basis. Petitioner case has to be very, very strong. Clear with this? Secondly, the court while issuing the order will have a certain frame of mind that this order should not affect any such entity who is not engaged in some sort of illegal activity. Following with the two filters that are needed to be applied. So petitioner has to satisfy a lot of conditions to the court. Second, the court while issuing such an order has to ensure that entity is not involved or not affected by such an order. And this is not a regular remedy. Now you see, given the ambiguous nature of the defendants, very clearly it is writing defendants, not petitioners. मतलब जिनके अगेंस्ट रिलीफ ले रहे हैं उनकी आइडेंटिटी किसको नहीं पता हो. डिफेंडेंट ए की आइडेंटिटी डिफेंडेंट बी को ना पता हो, कि डिफेंडेंट ए की आइडेंटिटी पिटिशनर को ना पता हो. व्हाट डू यू गेट? द डिफेंडेंट्स आर नॉट नोन टू ईच अदर और डिफेंडेंट इज नॉट नोन टू द पिटिशनर. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? In order to seek a John Doe order, the defendant should not be known to the petitioner, or defendants should not be known to each other. The defendants not known to the petitioner. Defendants not known to the petitioner. Let's say there are multiple defendants. There are multiple websites under the name Hottie America, Potty America, Shorty America, Dotty America. So all of them defendants are there. It is not important that they should know each other. All of such defendants are not known to the petitioner. And second is urgency of the matter. John Doe orders can be applied only in such cases where order is imminently required. ICC का लाइव टेलीकास्ट साल भर तो नहीं चलने वाला, वो तो 15 दिन 20 दिन चलने वाला है जब तक वर्ल्ड कप चलने वाला है. तो उसी के टाइम पीरियड में डिज्नी को ऑर्डर लेना पड़ेगा ना, वरना तो ICC मैच खत्म हो गया, फिर क्या करोगे जॉन डोई ऑर्डर लेके. सो urgency of the matter, ambiguity of the defendants, and mostly it is ex parte. What is ex parte? जहाँ पे सामने वाली पार्टी को सुने बिना ही उसके अगेंस्ट आदेश दे दिया जाए. ex parte decrees, CPC में कॉन्सेप्ट है ये ex parte decree का, राइट. ex parte डिसीजंस क्रिमिनल केस में नहीं होते, ओनली सिविल केस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए. कोई भी डिक्री ex parte क्रिमिनल केस में नहीं, पहली बात कोई भी डिक्री नहीं दी जाती, कोई भी ऑर्डर ex parte criminal cases में नहीं दिया जाता है. ex parte is only there in the civil matters, only in the civil matters, and this happens to be the civil matter. So John Doe order के बारे में आपको क्या पता चला? Since it is about injunctions and stopping somebody, it is not a criminal relief, it's a civil relief. And orders are passed for a limited period of time. Accordingly, these orders have to be renewed, extended periodically. Further, plaintiff has to consciously implement the order by taking action
and ensuring compliance with the directions therein. This line indicates that order और order का application ये कोर्ट बता के देगा आपको. ठीक है, it's not just an order but the directions also, that how that order has to be effected will be told by the court, and it is the duty of the plaintiff in whose favor the order is passed that he has to ensure continuous implementation and compliance of such conditions. Clear hai? Now CLAT consortium will give you a question from this passage. What will be the passage? Which among the following condition is not important for a John Doe order to be passed? So you just have to focus on the conditions under which John Doe order will be passed. When it will be passed? First, when the defendants are not known to the petitioner. Second, that when the matter is very imminent, right? Urgency is there. Third, that proceedings will be conducted ex parte. And fourth, that the order will be applicable only for a limited period of time. If you want further relief, you will have to renew the order by the same authority. तो मान लो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने जॉन डोई ऑर्डर इशू किया, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रिन्यू कर सकता है? कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोई जॉन डोई ऑर्डर इशू किया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिन्यू कर सकता है? नहीं कर सकता. सिविल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट क्यों ही जबरदस्ती इंटरफेयर करेगा? और रादर सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट इज द राइट फोरम, वी विल नॉट इंटरफेयर. हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट के जॉन डोई ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील सुप्रीम कोर्ट में जरूर डाल सकते हो. ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए. तो ऐसे करके कंडीशंस आपको दे देगा. आगे देखिए, उसमें आगे आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे. John Doe orders were first introduced in the case of Taj Television versus Rajan Mandal, where Delhi High Court restrained unlicensed cable operators from unlawfully broadcasting the 2002 FIFA World Cup, who were alleged to be illegally transmitting the plaintiff's channel and thereby infringing on their rights. तो डिश टीवी छतरी जो लोग लगाते थे ना, पहले छतरी लोकल व्यक्ति ने लगाई और कई सारे केबल तार से कई सारे टीवी कनेक्ट करवा दिए मोहल्ले के और उनसे चार्ज लेने लगा. तो बेसिकली इस छतरी वाले ने क्या किया था, इस छतरी वाले ने कनेक्शन लिया था डिश टीवी का, जिसके पास 90 चैनल्स थे. अब ये इसने क्या कर दिया, 90 चैनल्स इन लोग को मंथली प्रीमियम पे बांट दिए, पर इसके पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं है. ऐसा करने का इसके पास लाइसेंस नहीं है. तो ऐसे अनलाइसेंस केबल ऑपरेटर्स के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था. The concept was further utilized in the case of ESPN Software India Private Limited versus Tudu Enterprises, in which plaintiff, who had exclusive right from the International Cricket Council to broadcast all their events till 2014, sought to restrain the defendants from transmitting the 2011 Cricket World Cup without permission in a quo timit action. Now, what is a quo timit action? Now, quo timit action is anticipatory relief. ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल सुना होगा. एंटिसिपेटरी रिलीफ कुआ टाइमेट एक्शन है, मतलब आगे फर्दर मुझे डैमेज हो सकता है, उसके पहले ही मैं एक्शन ले लूँ. ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको पता चलेगा. Plaintiff used to successfully prove valid apprehension of piracy on the tournament matches when the matches would inevitably be aired. Now you will find that to seek a John प्लेंटिफ के ऊपर कंडीशंस हैं. तो अब ये वाला इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्लोली रीड करेंगे इसको. सबसे पहले प्लेंटिफ को कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बताना होगा पर्टेनिंग टू देयर राइट. प्लेंटिफ हैज टू स्टैब्लिश कि उसके पास एक अधिकार है जो वायलेट हो रहा है. उसमें ये भी बताएगा कि उसको वो राइट कैसे मिला, प्रीवियस क्या कभी कोई इंस्टेंसेस ऑफ ब्रीच हुए हैं, राइट, एंड व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द फर्दरेंस एंड सक्सेस देयर ऑफ, राइट. Plaintiff also must show proof of rampant infringement on the reasonable apprehension of the same. तो अगेन हमें कंडीशन नंबर 1 पता चलती है कि प्लेंटिफ को सारा डिस्क्लोजर देना है, कैसे राइट उसके पास आया, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आया या क्या आया. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जॉन डोई ऑर्डर लेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस पे जॉन डोई ऑर्डर लगेगा क्या, येस और नो? फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे जॉन डोई ऑर्डर लोगे क्या तुम, yes or no? A right which is fundamental, will you take John Doe order?
Okay. Let us say the right to work is not a fundamental right. Let us say right to work is not a fundamental. It is not. Right to work is not a fundamental right. Can you take a John Doe order against right to work? Can you take a John Doe order against right to work? Again, the answer will be no, because what we are seeing from the instances given in the explanation so far, that commercial contractual rights जो होते हैं उनके ऊपर ये applicable होगा. Plaintiff also has to prove, show the infringement जो हुआ है, राइट? तो प्लेंटिफ को एविडेंस शो करना पड़ेगा ना. ये देखिए वीडियो चल रहा है आईसीसी का, ठीक है, या ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये होस्ट करेगा, या रीजनेबल एप्रीहेंशन. Plaintiff must establish a prima facie case in their favor. Plaintiff has to prove to the court that if the infringement is allowed, it will cause irreparable harm and damage to the plaintiff. तो ये कंडीशंस हो गई 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4. चारों कंडीशंस को प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा, फुल प्रूफ करना पड़ेगा. और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो वो यहीं से आ जाएगा. एक आधी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की होगी और वैसा आपको ऑप्शन दिख जाएगा. So you have to slowly read here. Next आइए. Upon satisfaction of all of the above, the court may grant plaintiff a favorable order. However, it is significant to note that in quo timate actions, anticipatory relief, damage हुआ नहीं है, हो सकता है, right? In quo timate actions, the plaintiff has a higher burden to prove that there is a reasonable probability that third parties who are called as John Does are going to unlawfully exploit rights that are available with the plaintiff. Thus, the burden of proof required is substantially higher in a John Doe suit. Burden of proof is higher on plaintiff. ठीक है. Then there are conditions under which plaintiff has to fulfill those 4 conditions under burden of proof. यानी कि ये जो 4 conditions हैं यही दिखाती हैं plaintiff का burden of proof क्या है. यानी plaintiff को अपने पार्ट से कोर्ट के सामने पहले क्या क्या प्रूफ करना है अपना केस स्टैब्लिश करने के लिए. सबसे पहले उसको ये बताना है कि उसको राइट्स मिले कहाँ से, क्या पहले इंस्टेंसेस ऑफ ब्रीच क्या हुए हैं, और कभी ब्रीच हुआ तो उसने क्या क्या एक्शंस लिए. सेकंड, उसको इन्फ्रिंजमेंट का एक्चुअल दिखाना पड़ेगा एविडेंस, या एप्रीहेंशन जो है वो भी बताना पड़ेगा. अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन बता रहे हो तो यहाँ पे कोर्ट और ज़्यादा सतर्क हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट बोलती है कि कुए टाइमेट सूट्स में कुए टाइमेट जॉन डोई ऑर्डर लेने के लिए वी हैव टू अप्लाई मोर रैशनल माइंड. And next is that he has to prima facie establish the case in the favor, and if the court, that if the plaintiff also has to tell कि अगर आपने जॉन डोई ऑर्डर इशू नहीं किया तो ऐसा नुकसान हो जाएगा मुझे जो कि इररेपरेबल हार्म का होगा. और इररेपरेबल हार्म कब हो सकता है आपको ऐसा कौन सा हार्म हो जाएगा जो बाद में जिसकी भरपाई ना की जाए, जब टाइम इज ऑफ द एसेंस. ठीक है, जब कोई चीज़ उसी टाइम पे होनी थी और उसी एक व्यक्ति के द्वारा करानी थी, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. जब टाइम इज़ ऑफ द एसेंस है तो टेलीकास्ट के ऊपर आपने देखा कोई शो आ रहा है, ठीक है, या कोई कॉमेडी शो होना है, ठीक है, या कोई ड्रामा होना है, ठीक है, तो वो कब होना है, वो उस तारीख को ही होना है, उतने बजे ही होना है. तो टाइम, अगर टाइम के पहले नहीं दिया तो इररेपरेबल हार्म. तो यानी कि ये जो कंडीशन है जॉन डोई ऑर्डर की, ये सबसे एसेंशियल कंडीशन है और ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ को बताना पड़ता है. क्लियर हो गया? फॉलोइंग सो फार? इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस बिफोर, अबाउट जॉन डोई ऑर्डर्स? नॉट हर्ड? किसी ने नहीं सुना इसके पहले? नेवर? ओके, सो नाउ यू नो. And why we are studying it? Because American courts are following it? No dear, these are the jurisprudence which is going on in Delhi High Court and Mumbai High Court.
सो वी आर कमिंग टू दैट एस्पेक्ट. देखो, दो इकोनॉमिक कैपिटल्स जो हैं, एक बिजनेस कैपिटल मुंबई है, दूसरी दिल्ली मानी जाती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट. सो यू विल फाइंड देयर इज़ अ मच डिसएग्रीमेंट इन इंडिया अबाउट द यूज़ ऑफ जो एंड डू ऑर्डर्स. The orders allow authorities to take action against individuals or entities involved in illegal activity, even if their identities are unknown. However, they are controversial because they bypass a provision of the CPC 1908 requiring identification of defendants and have been criticized for their vague nature and potential to infringe on free speech. So you will find that somewhere Article 19 के वॉयल के अगेंस्ट है ये. तो अ सिविल लॉ और अ सिविल jurisprudence का कॉन्सेप्ट which is created by the court is going against a statutory provision and fundamental rights, and this is the ground for criticism. Now, with this information, tell me, would you agree with this opinion or not, that the civil courts issuing John Doe order should not issue John Doe order at all because it is in violation of CPC and fundamental right? The civil court issuing order should not issue John Doe orders at all because it is in violation of CPC and fundamental rights. Do you agree to this? Yes or no? No? Nobody agrees to this. Why? Now, two people agreed to this. Most of you did not. So now we have a diversion of opinions. Why do you say that you do not agree to this opinion? Because I have used the word at all. Right? यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि CPC और फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. नो. यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि उसको क्रिटिसाइज किस ग्राउंड पे किया जाता है. CPC को बाईपास कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है. तो एज अ कोर्ट जब तुम इस ऑर्डर को इशू कर रहे हो तो ये इंश्योर कर लो कि प्लेंटिफ ने अपना केस मजबूती से पेश किया है, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है, और तुम इस तरीके से जॉन डोई ऑर्डर्स और डायरेक्शंस पास करोगे कि अननेसेसरी पार्टीज अफेक्ट ना हो. सो जस्ट बिकॉज इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस ग्राउंड will not disable the court from issuing such an order. The court can make sure that वो ऑर्डर इस तरीके से दे कि राइट्स वायलेट ना हो. नाउ ये कलाकारी जो है, शब्दों की कलाकारी, ये कलाकारी सीखिए, अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, राइट. एडिशनली देखिए क्या है, देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू फॉलो व्हेन द ब्लॉकिंग वेबसाइट्स based on John Doe orders leading to potential abuse of discretion by the authorities. Now, second ground of criticism is very, very important for you because this can be a statement based question in CLAT, where CLAT consortium is seeking your opinion, and your opinion is not your opinion. Your opinion is what is given in the passage. अब जॉन कोर्ट ने इशू कर दिया, कोर्ट ने कहा फला फला वेबसाइट को ब्लॉक कर दो. ब्लॉक करने की बात हुई. अब ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैती मिनिस्ट्री के पास दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया. उसने कहा अच्छा ये वेबसाइट्स हैं, 57 वेबसाइट्स हैं, इनको ब्लॉक करना है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कही है ब्लॉक करो रे, सारी वेबसाइट ब्लॉक हो गई. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया और ब्लॉक हो गई. या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो ISPs हमारे एयरटेल है, जियो है, इन कंपनीज़ को ऑर्डर चले गए, तो इन कंपनीज़ ने अपनी अपनी जगह से अपने अपने सर्वर से इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया, राइट. जॉन डोई ऑर्डर्स क्यों? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था. तो यहाँ पे सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि
पार्लियामेंट को या मिनिस्ट्री को एक लीगल फ्रेमवर्क बना देना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे ब्लॉकिंग वेबसाइट्स के ऑर्डर को, जो क्योंकि कोर्ट थोड़ी टेक्निकल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेक्निकल एजेंसीज हैं, ये इंश्योर कर सकती है ना बैकग्राउंड चेक कि ये हॉटी अमेरिका तो हॉट डॉग बेच रहा है, ये कहाँ से एक्स रेटेड कंटेंट शो करेगा, तो हॉटी अमेरिका को ना बैन करें। पॉटी अमेरिका तो संडास बेच रहा है, उसको क्यों बैन कर रहे हो, ठीक है। डॉटी अमेरिका कपड़े बेच रहा है, उसको क्यों ब्लॉक करोगे। जो वीडियो सर्फिंग स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं उन्हीं को ब्लॉक करोगे ना। ये डिस्क्रिशन कौन लगाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगाएगा। तो ये सजेशन होगा तुम्हारा, क्योंकि इस ग्राउंड पे ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, उसके बाद आप रीड करिएगा, बाकी बहुत कुछ है रीड करने के लिए इसमें, कब कब एप्लीकेबल है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज इन दिस केस, क्लार्ट कंसोर्शियम को लीगल पैसेज में अगर सवाल बनाने हैं तो वो यहाँ से पिक आउट करेगा। क्यों? बिकॉज देर आर टू हाई कोर्ट्स गिविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस विद रिस्पेक्ट टू जॉन डोई ऑर्डर्स। क्या बताया था मैंने? दैट द कोर्ट विल मेक श्योर दैट दीज ऑर्डर्स आर नॉट पास्ड इन ऑर्डिनरी नेचर। सो बॉम्बे हाई कोर्ट, while passing John Doe orders, had given a sort of quantitative approach test, and Delhi High Court order has given a qualitative test. Now situation based questions will be created in this, so please make sure that if the situation is talking about Maharashtra, then you will apply which approach, quantitative or qualitative. सिचुएशन में महाराष्ट्र लिखा हुआ है कि बिजनेस महाराष्ट्र में था, कंपनी महाराष्ट्र में थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट लगेगा, तो क्वालिटेटिव लगाओगे कि क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाओगे? क्वांटिटेटिव लगाओगे, ठीक है। अब तुमसे कोई अगर ये सिचुएशन में ये लिखा रहे कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट का गोवा इज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो गोवा का मैटर होगा, तो कौन सा लगाओगे? तो भी क्वांटिटेटिव अप्रोच टेस्ट लगाओगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग से नहीं लूज आउट करेंगे। सेकेंडली हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों अप्रोच कैसे अलग है, क्योंकि क्लार्ट विल आस्क सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कि अब आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्वांटिटेटिव अप्रोच सही है या क्वालिटेटिव अप्रोच सही है, ठीक है। चलिए, यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन एंड अदर्स वर्सेस, देखो अननोन लोग हैं, 1337X TO एंड अदर्स। ये 1337X कोई कंपनी हो सकती है, क्या है पता नहीं, ठीक है, कोई URL होगा। The Delhi High Court discussed in detail the test to be adopted by the courts when issuing John Doe orders. Whether URLs or websites at large should be blocked, manner of enforcement by internet service providers, and debated whether qualitative or quantitative tests should be adopted. So Delhi High Court in the said case discussed about the Bombay High Court judgment in Eros International versus Bharat Sanchar Nigam Limited, wherein the court opted, देखो BSNL क्या है डियर, व्हाट इज BSNL? इट्स एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब जो कंपनी है एरोस इंटरनेशनल, आपको पता है कि ये मूवी चैनल्स और मूवीज़ बनाती है एरोस। एरोस ने जब रिलीफ मांगी तो एरोस ने रिलीफ मांगी BSNL से उस टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ BSNL हुआ करता था ना, तो BSNL से रिलीफ मांगी। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है तो कई वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो ये बिजनेस A, B, C, D इतने लोगों का बिजनेस है अलग अलग जगह पे, ये इफेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इनकी वेबसाइट्स ब्लॉक करने के पहले एनफोर्समेंट का मैनर कोर्ट ने डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ कोर्ट ने अडॉप्ट किया था क्वांटिटेटिव अप्रोच। द वेबसाइट वुड ओनली बी ब्लॉक्ड if all content on the website is illegitimate or infringing. कौन चेक करेगा ये? क्वांटिटेटिव अप्रोच कहता है कि सिर्फ वही वेबसाइट्स को ब्लॉक करेंगे जिनका सारा कंटेंट पिटिशनर के राइट को वायलेट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया तुमसे, कौन सी अमेरिका? हॉटी अमेरिका, मेरी वेबसाइट। हॉटी अमेरिका में नॉटी अमेरिका का कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो हॉटी अमेरिका को बैन करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्वालिटेटिव अप्रोच की क्वांटिटेटिव अप्रोच? अक्षित तुमको ज़्यादा अमेरिका समझ में आता है क्या? तुमको ज़्यादा हंसी आ रही है इस बात पे? कम आउट ऑफ द
dreamland, one profession that you, I mean, most of the boys really want to do but cannot do. Please, coming back to this, quantitative approach की बात कर लेते हैं. The website will only be blocked if all the content of the website is illegitimate or infringing. This is the quantitative approach, that entire content should be violating the petitioner. Right? Now, what is in qualitative test? Right? So, you see, the division bench, and two judges of the Delhi High Court had a difference of opinion in the case of this case, and they stated that URLs can be changed anytime. So let's say if there is, you have blocked all the websites with America and you have stated that America है. अब मेरी वेबसाइट जो थी नॉटी अमेरिका, उसमें मैंने URL KA कर दिया, नाम मैंने CA की जगह KA कर दिया, प्रोनाउंस इसको वही करोगे. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ना बाबा ना, क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं लगेगा, हम क्वालिटी चेक करेंगे. क्वालिटेटिव क्या है? कोर्ट ने क्या दिया? Suffice it to state that where infringement on the internet is not in dispute, a judicial response must factor the comparative importance of the rights that are engaged, because the very act of infringement is the justification for interfering with those rights. Therefore, the availability of alternative measures which are less onerous need to be considered. The cost associated with the measures, which would include the cost of implementing the measures, would also be taken into account. The efficacy of the measures which are ordered to be adopted by the ISPs have to be kept in mind. Okay? Now, moving further ahead, now an ISP could argue that lesser measure to block the URL would suffice. This argument stands to logic and reason, but would have no content where the offending activity by the rogue website is to carrying on hardly any lawful business and is entirely or to a large extent piracy is being resorted to. Directly तुमको ऑथर नहीं समझा पा रहा है. क्वांटिटेटिव में तुमने देखा, क्वांटिटेटिव है, पहली बात ऑल इंफॉर्मेशन क्या था उसमें, वर्ड जो यूज़ किया था उन लोगों ने, So the court stated that all the content of the website is violating all the rights of the parties. ठीक है? Website only be blocked if all the content of the website is illegitimate or infringing. In qualitative test, the impact of the judgment, how it can impact, the manner of enforcement, the cost of implementing this have to be kept in mind, right? And only such websites will be blocked. If you see piracy is being done by them. अब क्या पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि क्वांटिटेटिव मेजर में यू हैव टू मेक श्योर द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव मेजर में, द पर्पस फॉर विच द वेबसाइट इज क्रिएटेड. आप URL कभी भी चेंज कर सकते हो. So you will not look at the content of the website, you will rather look at the kind of business that website is engaged into, right? Quantitative measures को, जो वे है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वेबसाइट खोल के उसके कंटेंट की स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी. बट दिल्ली हाई कोर्ट के क्वालिटेटिव टेस्ट के ऑर्डर पे ये है कि अगर लेट से हॉटी जो अमेरिका वाली वेबसाइट है
अब हॉटी अमेरिका वाली वेबसाइट सिर्फ हॉट डॉग्स के साथ साथ कुछ वीडियोस भी बेच रही है अगर, सो वीडियोस में क्या है, लेट्स से फूड ब्लॉगर के वीडियोस हैं, रेसिपी के वीडियोस हैं, उनका सब्सक्रिप्शन बेच रही है और उसी में वो लाइव स्ट्रीमिंग कर देती है स्पोर्ट्स का, राइट? बट द पर्पस ऑफ द वेबसाइट इज नॉट टू होस्ट द स्पोर्ट्स channel, right? The purpose is to sell the food products, and by way of hosting that video he might be bringing traffic. So the purpose of the website is not to do piracy activities, not to do illegal activities. Then applying the quantitative test, such websites will not be blocked. ठीक है? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब किस लिए वेबसाइट बनाई गई, क्वांटिटी मतलब कंटेंट उसका कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना इलीगल कंटेंट है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट में डिफरेंस? ठीक है, लेकिन देखिए ये चीज डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ पे। नाउ दिस इज द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ओके, दिस इज द ट्रिक ऑफ द ट्रेड एंड इसको आपको प्रैक्टिस करना है। सम थिंग्स विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, सो यू विल री रीड द शीट एंड यू विल गेट टू नो कि क्या है, राइट? अब उसके बाद जो नया है इसका मतलब इन अकॉर्डेंस विद द अबव द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट कोर्ट शुड अडॉप्ट a qualitative test to determine whether a website should be blocked at all or not. सिर्फ ISP को बोल दिया ये करने के लिए नहीं, आप नेचर ऑफ द बिजनेस देखिए। थ्रू दिस ऑर्डर हाई कोर्ट हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड डायनेमिक इंजंक्शन विच अलाउज राइट होल्डर्स to approach the joint registrar of Delhi High Court directly to extend an injunction against a website to similar, mirror, redirect या alphanumeric websites that contain the same content as the original. If let's say there is an order, let's say Naughty America is blocked, but this is running as Naughty 2 America, ठीक है, Naughty 3, Naughty 4. So the quantitative test will look into the content of Naughty America, will find okay some of the videos are infringing, block this website only. But if you apply qualitative test, you will find that okay this website is going with a lot of numerals and all of this needs to be blocked. So that can be done by approaching the registrar of the Delhi High Court because this court allows dynamic injunction in this. Okay? And this was first introduced, the dynamic injunction was first introduced by, dynamic injunction मतलब क्या होता है? Dynamic injunction मतलब क्या होता है? इंजंक्शन तुम किसी एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट मांगते हो, पर डायनेमिक इंजंक्शन क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष नहीं है, मल्टीपल व्यक्ति विशेष हैं, वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं जो मेरे लेजिटिमेट राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, सबको बंद करो। ये होता है क्वांटिटेटिव तरीका और डायनेमिक इंजंक्शन में ये कोट करता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट एट एन इंटरिम और एड इंटरिम स्टेज द कोर्ट्स, ये थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इंटरिम स्टेज पे क्या करती है कोर्ट के सामने आप एप्लीकेशन लेके आए ही हो, कोर्ट्स जनरली लुक एट द प्राइमा फेसाई केस। द जुडिशियल टेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट, ये जब हियरिंग होगी तब हो पाएगा। द प्रोसीडिंग्स भी एक्सपार्टे होती है क्योंकि डिफेंडेंट्स अननोन होते हैं। इसकी वजह से वेबसाइट्स का इस ऑर्डर का मिसयूज़ कैसे हो जाता है कि जो लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जो लेजिटिमेट बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे सिंघम के कंटेक्स्ट में Reliance Big Entertainment Private Limited versus Jyoti Cable Network and others in relation to the film Singham, pursuant to the order of the court, various websites including sites that simply review movies were also blocked, thus establishing that the burden of proof was higher on the plaintiff to prove its case when seeking John Doe orders against the world at large. This is the reasoning of just a minute. This is the reading of Delhi High Court. In fact, in Eros versus BSNL, the Bombay High Court had referred to an article authored by Professor Shamnath Bashir endorsing the idea of neutral ombudsman who can serve to provide a first level of checking of the plaintiff's claim. However, so far, courts have not implemented any such system. तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी वही बात बोली है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। क्या बोला है दोनों कोर्ट ने? कॉमन चीज़ें क्या बोली हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर आता है, इसको क्या करना चाहिए, अपना डिस्क्रिशन लगाना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है
जो सिमिलर है और उसको उसी वेबसाइट को ब्लॉक करे जो इलीगल काम कर रही है, जो लेजिटिमेट काम कर रही है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपना डिस्क्रिप्शन लगाना चाहिए क्योंकि इस ग्राउंड पे जॉन डो ऑर्डर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि एक ऑम्बुड्समैन बना दीजिए। ऑम्बुड्समैन मतलब एक पर्सन जो जॉन डोई ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्लेंटिफ के क्लेम को पहले चेक करे। कोर्ट जॉन डोई ऑर्डर इशू करे उसके पहले जरा प्लेंटिफ की एप्लीकेशन लाओ, कौन कौन सी वेबसाइट्स बता रहे हो तुम, क्या नेचर ऑफ बिजनेस, अच्छा वीडियो स्पोर्ट्स का वीडियो, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इस क्रिकेट को। ये प्लेंटिफ की बात अगर सच लगती है तो जॉन डोई ऑर्डर इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब कैच क्या है, अब कैच क्या है यहाँ पे, क्लार्क कैसे क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ इस पैराग्राफ से। एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, the appointment of a neutral ombudsman will be done after the John Doe order has passed. Yes or no? As per the observation of the Bombay High Court, the John Doe, after the passing of the John Doe order, a neutral ombudsman will be appointed. Yes or no? बताइए। आफ्टर, शुड आई रिपीट, आफ्टर द पासिंग ऑफ द जॉन डोई ऑर्डर्स a neutral ombudsman shall be appointed. Yes or no? Okay, two people are already saying no. So these are the intricacies. Everybody is getting that correctly. Well done. बहुत बढ़िया. These are the intricacies and these are the things that you should only focus on. क्या बताया मैंने लीगल में हमेशा क्या करना है आपको, कौन सी पार्टीज है, ऑर्डर किस पे एप्लीकेबल है, ऑर्डर किसके अगेंस्ट है, ठीक है, और क्या रिलीफ आप मांग रहे हो। उसके आगे स्कोप ऑफ जॉन डोई ऑर्डर्स जो हैं वो आपके लिए दैट इज़ फॉर द रीडिंग एस्पेक्ट, दैट दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इंटरनेट नाउ, इन अ लॉट ऑफ केसेस दे हैव बीन इशूड टू प्रोटेक्ट द सेल ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स विथ एग्जैक्ट लोगो। अब रे बैन कंपनी आती है, अब आप किसी भी सस्ती रोड साइड की दुकान पे खड़े हो जाओ, उससे बोलो चश्मा, वो 90 रुपये का आपको फ्रेम दिखाएगा और वो फ्रेम होगा ऐसा और उसमें यहाँ पे लिखा होगा रे बैन, इसमें तुम डीओ मार के रे बैन छुड़ा सकते हो। 90 रुपीज़ का फ्रेम, रे बैन का स्टिकर लगा हुआ है। अब रे बैन क्या इन दुकानदारों को पकड़ेगा आके? नहीं ना। तो रे बैन क्या करेगा, केस फाइल करेगा। कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट, जॉन डोई ऑर्डर मांगेगा, ठीक है। तो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, तो ऐसा हो चुका है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रे बैन का, ठीक है। अरदात टोबैको कंपनी लिमिटेड वर्सेस मुन्ना भाई, डिफेंडेंट्स वर इंजंक्टेड फ्रॉम सेलिंग काउंटरफीट सिगरेट्स यूजिंग द प्लेंटिफ्स ट्रेडमार्क, है ना, जॉन डोई ऑर्डर। तो इसका मतलब मोटा मोटा समझें तो जॉन डोई ऑर्डर्स उस हर जगह लगेगा जहाँ पे जो राइट वायलेट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या कॉमर्शियल है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट से हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो सेल के लिए हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो टेलीकास्टिंग के लिए हो, ठीक। और जॉन डोई ऑर्डर्स डायनेमिक इंजंक्शन की तरह फॉलो होते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का है। और इसके बाद जॉन डोई ऑर्डर्स की हाल फिलहाल में एनफोर्समेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जहाँ पे ट्रेडमार्क का वायलेशन हो, कॉपीराइट का वायलेशन हो या पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन हो। क्या? पर्सनालिटी राइट्स। अमिताभ बच्चन का आवाज़ जो है वो बहुत लोग मिमिक कर लेते हैं, ठीक है, बट आर्टिस्ट जो अमिताभ बच्चन की वॉइस को मिमिक कर लेता है उसको मैं हायर करके ऑडियो नोट, एक ऑडियो बनवा के उसके ऊपर एक वीडियो एडिटिंग करवा के नहीं चला सकता। समझे बात को?
क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज़ पे अमिताभ बच्चन का कॉपीराइट है। क्या है? कॉपीराइट। और जो राइट्स आपके पास आपकी पर्सनालिटी की वजह से मिलते हैं, जो फिल्म सेलिब्रिटी या जो भी, ऐसे राइट्स को पर्सनालिटी राइट्स कहा जाता है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर डिस्टिंक्ट लॉ, क्योंकि एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है वो, इट्स नॉट अ कॉपीराइट, बट एट्रीब्यूट्स ऑफ इट आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? कि ये भी याद रखिएगा कि नया है कि पर्सनालिटी राइट्स नाम का भी कोई राइट एग्जिस्ट करता है। क्या जॉन डोई ऑर्डर उसमें भी हम ले सकते हैं? अमिताभ बच्चन क्यों नहीं ले सकते जॉन डोई ऑर्डर उन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट जो मिमिक्री करते हैं? और यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? क्वालिटेटिव टेस्ट लगाओगे कि क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाओगे? तो तुम देखोगे मैटर अमिताभ बच्चन केस कहाँ फाइल कर रहे हैं। दिल्ली में फाइल कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव, बॉम्बे में फाइल कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव। लेकिन तुमसे जनरली अगर पूछा जाए कि तुम्हें क्या सही लगता है, तो तुम बोलोगे कि यार मिमिक्री करने वाला तो अरशद वारसी की भी मिमिक्री कर लेता है, सलमान खान की भी कर लेता है। तो बोलोगे लेकिन देखिए हमें जो समझ में आता है क्वालिटेटिव टेस्ट ज़्यादा सही है। क्यों सही है क्वालिटेटिव टेस्ट? क्योंकि हम ये देखेंगे कि उसने अमिताभ बच्चन की अगर मिमिक्री करी तो क्या कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए करी, किसी कॉमेडी शो में करी, हंसाने के लिए करी, या वो कोई मूवी का सीन कर रहा था। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में पर्पस जो है उस मिमिक्री का वो भी चेक करेंगे। ठीक है कि पर्पस था नहीं अमिताभ बच्चन की वॉइस यूज करके एक प्रोडक्ट बेचना, तब तो बेटा गए तुम काम से। तब तो ऐसे सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट जॉन डोई ऑर्डर इशू हो जाएगा, कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जॉन डोई ऑर्डर जो है आपको एक तरीके से रिलीफ नहीं देता है, क्या कंपनसेशन मुआवजा भी नहीं देता है, उसके लिए आप अलग एप्लीकेशन डालेंगे। लेकिन जॉन डोई ऑर्डर रोकता है, रिफ्रेन करता है सामने वाले को। ठीक है, जॉन डोई ऑर्डर इट इटसेल्फ अ राइट। आपको मिल गया जॉन डोई ऑर्डर, अगर किसी ने वॉयलेट कर दिया तो अब आपको आप सिंपल है, जॉन डोई ऑर्डर इशूड था, चलो अब रेमेडी कोर्ट चलो, कंपनसेशन दो। समझ में आया बात? तो ये चीज़, ये टेक्निकलिटीज़ को रखिए, इतना टेक्निकल है नहीं क्लाट आपका, डायरेक्ट क्वेश्चंस देगा लीगल के, बट नाउ यू नो दैट ओके इस तरह की भी चीज़ होती है। एप्लीकेशन इसका यूजुअली कहाँ पे हो रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इन दो एप्लीकेशंस में रिसेंटली इसको देखा जा रहा है। एंड यू विल रीड दैट आर्टिकल फ्रॉम दिस शीट, जॉन डोई ऑर्डर्स। ठीक है, इंडिया में ये रिसेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया सो फार? एनी डाउट? No doubt so far? All right. So that's the wrap of the session. John Doe orders and this. How much is newspaper important? So I had tried to tell you that please follow the newspapers very religiously. Whatever you were doing so far till January, till March was only aptitude building, was to align you in the game. Now actually from April we have 10 months and the clock is ticking now. So make sure that you are through and thorough with e-explained portion, text and context. I'll be giving you that, don't worry about it. GK weekly sheets that are there, so you read it, learn it by heart, Google it extensively, quit running behind additional sources. They are not going to help. It will only a duplication of effort. It is not going to bear any fruit. Don't pester behind mocks. Non-standard institutions के mocks avoid करिए। ठीक है, जो ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च करके नहीं बनाते हैं वो लोग अवॉइड करिए। mocks are not going to help you. Sectionals are not going to help you. Your biggest roadblock is the English language. Right? Your biggest roadblock as of now is the English language. Remember that, what did I tell you? In English section you read fast, in legal section you read slow, in critical reading section you reread multiple times. So these are the three attributes for three different sections, and stop differentiating passages of CLAT on the basis of subjects. Pick smallest passages first, solve it in the first 30 minutes, pick biggest passages for the last and solve it in the next 30 minutes. That is how you can also ace the preparation. As you can see, there is no fundamental difference
In legal also they are asking CRK questions. In CR they are asking English oriented questions. So that is the rule of the game. Clear with the concept, right? तो दो चीज़ें करनी है. अच्छा हाँ चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ये ख़त्म कर लिया.